अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है कि व्हाई डज इट बिकम ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1। कि ग्रुप 1 में जो कि अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, जब हम डाउन द ग्रुप जो है मूव करते हैं तो हमारे लिए ये आसान क्यों हो जाता है कि अल्कली मेटल्स को हम कट कर सकें। तो हमने जब इसको अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने की वजह से उनके दरमियान जो है ना एक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है और इसी वजह से ये मेटल्स जो है ना सॉफ्ट मेटल्स बनती चली जाती हैं और इसीलिए सॉफ्ट होने की वजह से इनको कट करना जो है ना आसान हो जाता है। कहता है कि अल्कली मेटल्स बिकम सॉफ्टर एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उन अल्कली मेटल्स जो है ना सॉफ्ट बन जाती हैं बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। इसके पीछे रीज़न क्या हुई कि इनका एटॉमिक साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। सो मेटेलिक बॉन्डिंग बिकम वीकर। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक पड़ जाती है। ड्यू टू दिस वीक बॉन्डिंग द मेटल्स बिकम लेस डेंस। इस वीक बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स जो है ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। और आसानी के साथ जो है ना इनको काटा जा सकता है। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हैलोजन। हैलोजन्स के लिए पोटाशियम की रिएक्टिविटी के बारे में बताना है। पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद हैलोजन्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये धमाकेदार रिएक्शन देता है हैलोजन्स के साथ। इट रेडिली लूजेज इट्स सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जल्दी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको लूज कर देता है टू फॉर्म द स्टेबल पोटाशियम आयन, ताकि ये एक पोटाशियम आयन का जो स्टेबल एटम यानी कि स्टेबल आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि K+ की फॉर्म में होता है। विथ हैलोजेंस इट प्रोड्यूस आयनिक साल्ट। हैलोजेंस के साथ ये क्या करता है, आयनिक साल्ट बनाता है। जैसा कि क्या हुआ, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, पोटाशियम के साल्ट्स हैं इन हैलोजेंस के साथ। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को जो है ना क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास बाज़ औक़ात ये रिएक्शन जो है ना एक्सप्लोसिव इतना हो जाता है कि आग लग जाती है। जब इनका एसिड के साथ हम रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तो जल जाती थी फ़ौरन और ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा विगरस हो जाता था, कंट्रोल से भी बाहर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे जो रिएक्शन दिया गया है कि इसमें जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि अगले की ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है और अपनी क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो अगले की क्या करवाए, ऑक्सीडेशन करवाए, यानी कि इसकी अपनी क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लोरीन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। जब ये यहाँ पे आ रहा है इसके साथ रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे जो इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव का साइन, -1 जो है ना इसके ऊपर साइन आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसके ऊपर ब्रोमीन में क्या है, -1 इसके ऊपर चार्ज है और सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है, -1 है। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट साइड पे ये क्या हो रहा है, एक फ्री आयन में स्टेबल में कन्वर्ट होके जो है ना ये फ्री स्टेट में जा रहा है, जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो क्या होता है, जब ये इसकी मतलब ये -1 थी तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या आएगा, आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा इसका आंसर। तो लिखना कैसे है आपने,
कि जो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। द ब्रोमाइड आयन इन NaBr लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, NaBr में जो ब्रोमाइड आयन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द ब्रोमीन, और ऑक्सीडेशन के बाद ये ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर Br नेगेटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में क्यों पाई जाती है। आयोडीन एग्जिस्ट एज I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। विच आर लार्ज, ये बहुत बड़ा साइज होता है इनका, एंड हैव मैनी इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग वेंडर वाल फोर्सेस एक्ट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वेंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। ये आप फर्दर अगले स्टडीज़ में इस पर डिस्कस करोगे कि जब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिर पोलराइज हो जाते हैं एक लम्हे के लिए। मतलब क्या है कहने का कि इनके दरमियान एक लम्हे के लिए जो है ना स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, क्रिएट हो जाती है। इनके स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है क्रिएट होने की वजह से ये इनकी जो स्टेट होती है वो भी फिर क्या हो जाती है, गैस से लिक्विड, देन लिक्विड से जो है ना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, अगर फोर्सेस जो है ना स्ट्रॉन्ग होती चली जाए तो। दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, ये फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब कर देती हैं। सो आयोडीन रिमेन इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे जो है ना सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है। हाउ डज निकल कैटेलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो है इस प्रोसेस में जो निकल है उसको वो किस तरीके से जो है ना रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था जब ऑयल की जो है ना हाइड्रोजनेशन की जाती थी, जब ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जा रहा था। निकल प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस, एक बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है निकल, वेयर हाइड्रोजन एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब। क्या होता है, निकल जो है ना इन दोनों को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इससे क्या होता है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है इस रिएक्शन की वो कम हो जाती है। अलाउइंग हाइड्रोजन टू ऐड टू द डबल बॉन्ड्स ऑफ द ऑयल मोर क्विकली, इस तरीके से जो हाइड्रोजन एटम है वो जल्दी से उन डबल बॉन्ड को तोड़ के उसके अंदर क्या हो जाते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेके जो है ना उसमें ऐड हो जाते हैं ऑयल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच नोबल गैस शुड हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई, कि नोबल गैसेस में सबसे कम जो है ना किसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जो हीलियम है उसका जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट एटम विद वेरी वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये भी तो जो है ना नॉन पोलर एटम्स हो जाएंगे ना, तो इनके दरमियान भी क्या फोर्सेस पाई जाएंगी, वेंडर वॉल फोर्सेस पाई जाएंगी। तो वेंडर वॉल फोर्सेस जो है ना जितना बड़ा एटम होता है उनमें उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये क्या है, नोबल गैसेस में से सबसे छोटा है, तो इसके दरमियान जो वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी वो भी क्या होंगी, वीक होंगी। तो इस वजह से ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर इनके दरमियान फोर्सेस जो है ना स्ट्रॉन्ग होती तो हो सकता था ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाए। Hence less energy is required to separate its atoms, इसी वजह से एनर्जी भी कम रिक्वायर होती है इनके एटम्स को सेपरेट करने के लिए। गिविंग इट द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या हुआ, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद द क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जो अल्कली मेटल्स हैं उनके रिएक्शन को कंपेयर करो, यानी कि किसका स्ट्रॉन्ग होता है, किसका किस तरीके से विगरस या फिर एक्सप्लोसिव रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद द क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक साल्ट कॉल्ड मेटल क्लोराइड। कि अल्कली मेटल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विगरसली रिएक्ट करती हैं क्लोरीन के साथ, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, आयनिक साल्ट बनते हैं जिनको हम मेटल क्लोराइड्स भी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में NaCl बनता है। वाइल पोटाशियम रिएक्ट मोर वायलेंटली, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस KCl, और इसके नतीजे में पोटाशियम क्लोराइड बनता है। द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स विद द क्लोरीन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू द वीकर अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो अल्कली मेटल्स हैं उनके साइज बढ़ते चले जाते हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उसके ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इस वजह से इनका रिएक्शन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा विगरस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि वाई आर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स सॉलिड, कि सारी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड क्यों हैं, while the non-metals generally exist as the gases and the solids, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो कुछ जो है ना गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं और कुछ जो है ना सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं। मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स, इसके पीछे रीज़न क्या है कि मेटल्स जो है ना उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं ड्यू टू द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके पीछे रीज़न क्या हुई कि इनके पास जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट होल्ड द मेटल एटम्स टाइटली टुगेदर। ये क्या करते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनको स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। दिस मेक्स मोस्ट मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इस वजह से जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स हाउ एवर हैव वीकर वेंडर वॉल फोर्सेज। जो कि नॉन मेटल्स होती हैं, कहता है कि अलबत्ता उनमें जो है ना वीक जो है एंड वेंडर वॉल फोर्सेज भी पाई जाती हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, सो मैनी एग्जिस्ट एज द गैसेज। वीक होने की वजह से जो है ना ज़्यादातर जो है गैसेज स्टेट में पाई जाती हैं और या फिर जो है ना लो मेल्टिंग सॉलिड्स में, सॉलिड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। अब पीछे जो हम पढ़ रहे थे कि जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में क्यों पाई जाती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या थी कि उनकी जो वेंडर वॉल फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मेटेलिक बॉन्ड से भी जो है ना ये एटम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो दरअसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वेंडर वॉल फोर्सेस से भी, और यही रीज़न होती है कि जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में भी हैं और वेंडर वॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये फिर गैसेज, सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज द लिक्विड। कम से कम 3 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ जो कि क्या हो, लिक्विड स्टेट में पाए जाएं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपने बुलेट पॉइंट्स की सूरत में भी चाहो तो लिख सकते हो कि द 3 एलिमेंट्स आर मरकरी, ब्रोमीन एंड सीजियम। ये क्या होंगे, इनको आप कहोगे कि ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है ये उसमें क्या कहेंगे इसको, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। These elements remain liquid due to their low melting points। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होते हैं, कम होते हैं कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत जो है ना मुख्तलिफ क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो डी सबशेल होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं इन देयर एटम्स या आर आइंस में भी या फिर एटम्स में भी। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज़्यादा होती है, वैरायटी पाई जाती है इनमें। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं एंड ऑफन एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, और अच्छे कैटलिस्ट के तौर पर भी जो है ना यूज़ होते हैं। These properties make them different from normal S and P block elements। ये जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनको दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत क्या बनाती हैं, डिफरेंट बना देती हैं। तो आप इनको चाहो तो जो है इनको भी बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन द एटम्स आर आइंस। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। चौथा ये बन सकता है दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। नीचे आपने कंक्लूजन में ये लाइन लिख देनी है कि दीज प्रॉपर्टीज मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि
कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि क्लोरीन और ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, उसको जो है ना आप कंपेयर करो कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वाइल आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, जबकि जो आयोडीन है वो सबसे कम है। फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, बल्कि ये वाला था कि क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन द ब्रोमीन, कि जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज बिकॉज द क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना ब्रोमीन से क्या है, ज़्यादा है, एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज, और इसका साइज भी जो है ना वो छोटा होता है। सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करता है, आसानी से जो है ना गेन कर लेता है। इसके पीछे रीज़न क्या थी कि जब साइज़ बढ़ जाता है तो नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स पर इतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं हो पा रही होती, तो जब नई चीज़ आ जाती है, नया इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसको ये स्ट्रांगली जो है ना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एज इट हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना कम है। इसके पीछे रीज़न यही है कि इसका साइज बड़ा है, एंड लार्जर एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज भी बड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा हो गई ब्रोमीन से। तो ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजेंस, हैलोजन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। गिव 2 रीजन्स टू एक्सप्लेन योर आंसर, आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 वजूहात भी बतानी है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो आयोडीन है वो सबसे कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसके पीछे रीज़न है कि फ्लोरीन जो है क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी रीज़न क्या हुई कि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद स्मॉलर एटॉमिक साइज, सो इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। और आयोडीन के पीछे रीज़न क्या है कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है। आयोडीन हैज़ मच लार्जर साइज, इसका साइज बड़ा है, वीकर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी कम है, मेकिंग इट लीस्ट रिएक्टिव, इस वजह से जो है ना ये इसकी रिएक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। होप सो आपको सारे क्वेश्चन भी समझ आ गए, सारे एमसीक्यूज भी क्लियर हो गए। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।